और हमारे लोगों के दरमियान, और स्पेसिफिकली मैं सेलिब्रिटीज़ के वाले से बात करूँ, उनके और लोगों के दरमियान फासला बड़ा कम हो गया है और लोग उनकी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जान पाते हैं। वहाँ पर होता है कि देखें, हर एक की कोशिश होती है कि अपनी ज़िंदगी में खूब से खूब जो चीज़ है वो लोगों के सामने रखे। कोई अपनी नेगेटिव चीज़ें लोगों के सामने रखना पसंद तो करे नहीं। और इन्फ्लुएंसर्स को भी हम देख रहे होते हैं, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो जो कहीं पे खाना खाने के लिए भी जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको तो बहुत सारी चीज़ें मतलब स्पॉन्सर्ड होती हैं, उनको फॉर फ्री होती हैं। तो वो जो चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, बाबा पिक्चर्स लगा भी रहे होते हैं, तो लोग जो हैं अब वो भी चाहते हैं कि भाई हम भी ऐसी ही लाइफ जो स्टाइल है वो इन्जॉय करें। शादियाँ स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान में शादियों के वाले से बात करूँ, देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ 3 फंक्शंस होते थे, मतलब चले 4 फंक्शन, जिसमें माइयों का फंक्शन होता था, मेहंदी होती थी, बारात होती थी, वलीमा होता था, एंड दैट्स इट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जी कवाली है, रंग है, जिसको आप होली का नाम भी दे सकते हैं, बिकॉज वो रंग सनडाउनर्स आ गए हैं, और माइयों हैं, मिलाद है, फिर पता नहीं क्या कुछ चीज़ें, फिर मेहंदी है, फिर शहंदी है, कहीं पे वो मैं देखती हूँ मेहंदी भी हो रही है, शहंदी भी हो रही है, फिर बारात भी हो रही है। गो कि शहंदी कहते हैं कि जी बारात और शादी का एक मिक्स एक इवेंट होता है, जो आप एक इवेंट होता है। फिर उसके बाद जी वलीमा भी है, फिर वलीमे के बाद फिर कोई कवाली हो जाए, और मतलब लाइन से इवेंट्स हैं। ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये कितनी क्लास है जो कि ये तमाम तो चीज़ें, ये फंक्शंस, ये इवेंट्स, ये कपड़े, ये खाना, ये डेकोरेशन, ये अफोर्ड कर सके। उससे हो क्या रहा है कि जो नौजवान नस्ल है वो कहती है जी हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए, फिर अपने माँ बाप पे वो दबाव भी डालते हैं। पेरेंट्स को पहले ये टेंशन होती थी कि जी हमने बच्ची को जेवर देना है, अब पेरेंट्स को टेंशन नहीं होती कि नहीं भी हमने इतने इवेंट्स भी करने हैं, हमने बच्ची को डिज़ाइनर के जोड़े भी पहनाने हैं, और हमने बाकी लोगों को इतना देना भी है। वन डे से बढ़ के काफ़ी ज़्यादा डिशें रखेंगे तो लोगों में हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। और इस वजह से बहुत सारे लोग कासिर हैं। पहले हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि जी जहेज़ की वजह से बहुत सारी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही। अब ऐसी बहुत सारी, मैं इनको फजूलियात भी अगर कहूँ तो शायद जस्टिफाई कर दें मेरे पॉइंट को, लेकिन इतने ज़्यादा जो चोंचले ऐड हो गए हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो रही, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में बैठ गया कि अगर कोई ऐसा लड़का मिलेगा तो तब मैं शादी करूँगी, और फिर लड़के के ज़हन में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये जो रस्म चली है, क्या हमारे इस्लाम में भी ऐसा ही है? क्या हमें शरीयत भी यही दर्ज देती है? इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर फरहान अवैस साहिबा हमारे साथ शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान आपा, एंड वेलकम टू माय शो। सबसे पहले मुझे फरहान आपा बताएं कि हमारे दीन में और हमारे कल्चर में इतनी शोशा तो कभी भी नहीं थी जितनी अब आ गई है। इसकी बड़ी रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शादी जो है ना वो सबसे आसान तरीन काम है जो हमारे दीन ने हमें बताया है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि अपने निकाह जो है वो मसाजिद में किया करो और इसका खूब ऐलान किया करो। तो ये तो एक आसान सा तरीका हो गया ना कि आप मस्जिद में 4 लोगों को लेके जाएं, 2 गवाह लड़की के और 2 लड़के वालों की तरफ से, फैमिली के चंद लोगों निकाह करें और आसानी से हो जाए। ये वो आसान और सादगी का तरीका है जो हमारा दीन बता रहा है। अच्छा, अगर हम इसको ये भी कह लें कि हमारा सकाफती तौर पर भी हमें कोई ऐसी इजाज़त मिल रही है, तो देखिए सकाफत भी आपकी जो अखलाकी और समाजी अक़दार हैं उन्हीं का नाम होता है ना। तो हमारी अखलाकियात भी हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती कि हम ऐसे काम करें कि जो चंद लोगों तक तो महदूद हों, लेकिन दीगर लोग उसको देखकर जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएं। तो जिन बातों का आपने हवाला दिया, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो गैर अखलाकी हैं, मैं समझती हूँ। क्योंकि अगर आप एक ऐसी बच्ची की शादी दिखा रहे हैं जिसने करोड़ों रुपए जो है अपने जेवर पर और कपड़ों पर खर्च किए हुए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी हज़ारों बच्चियाँ जो उसको देखकर खुश तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी महसूस कर रही हैं कि काश हम भी ये अफोर्ड कर सकते। तो दीन हमें कभी भी ये बात नहीं कि इसकी इजाज़त देता कि तुम नुमाइश करो। दीन ये कहता है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपया भी है और आप देना भी चाहते हो अपनी औलाद को, आप दो, लेकिन उसकी नुमाइश ना करो। तो अगर आप तमाम चीज़ें जो देना चाह रहे हैं वो देने के बावजूद सादगी को नुमाया तौर पर सामने रखते हैं और मसाजिद में निकाह करते हैं और चंद लोगों तक महदूद रहते हैं, और जो अपने बच्चों को दे रहे हैं वो छुपा कर देते हैं, तो फिर तो कोई आर नहीं है इसमें। ये जो इतने बड़े इवेंट्स हैं, ये इतना पैसा जो खर्च किया जाता है, ये इतना जहेज़ जो दिया जाता है, क्या ये अच्छी कामयाब शादी की ज़ामिन हो सकती है, ज़मानत हो सकती है? ज़मानत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। देखें, जहाँ तक ये है ना नुमाइश की बात, एक हद तक तो आप अपनी तमाम चीज़ों का इजहार कर सकते हैं कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अभी उन्होंने बहुत साफ़ सुथरे यानी अच्छा लिबास नहीं पहना हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो आप साहिब हैसियत हैं, तो आपने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? तो वो शर्मिंदा हुए और वो उठ के वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने अपने बाल तराशे हुए थे, दाढ़ी को बड़ा अच्छे से उन्होंने तराशा खराशा हुआ था और लिबास अच्छा पहना हुआ था, खुशबू लगाई हुई थी।
देखिए यहाँ तक तो इजाज़त है कि रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हें दिया है उसका इजहार करो, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम इस तरह से इजहार करो कि दूसरों के दिल मसल के रह जाएं और दूसरे जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जी बच्ची ने कहा है कि मैं भी ऐसा ही लिबास पहनूंगी, तो अब वो बाप कहाँ से लाएगा वो लिबास। तो इन चीज़ों की इजाज़त तो दीन हरगिज़ नहीं देता, लेकिन किसी हद तक अगर आप अपनी तमाम चीज़ों का इजहार कर रहे हैं तो ये जहन में रखें कि कोई भी दौलत का इजहार या किसी और चीज़ का इजहार जो है वो खुशहाली का जामिन नहीं हो सकता। खुशहाली का जामिन वही चीज़ है कि आप अच्छी तरबियत की भी हो अपने बच्चों की, आपने उनको जो एक हमारा दीन कहता है ना कि आकिल और बालिग लोगों का निकाह हो, बरज़ा और रग़बत हो, यानी दोनों मैच्योरिटी के उस लेवल पे हों कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर वो बालिग ना हों बल्कि ज़हनी तौर पर बालिग हों और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हों कि हम जिस ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारियां हम निभा सकेंगे, तब खुशहाली होती है। वैसे ये कितना ज़रूरी है, हम कल भी बात कर रहे थे, तो मोटिवेशन स्पीकर जब जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जावेद इकबाल, हम ये बात कर रहे थे कि शादी से पहले लड़का और लड़की को साथ बिठा के एक काउंसलिंग भी होनी चाहिए और उनको पता चले कि व्हाट आर दे गेटिंग इनटू, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे से बतानी चाहिए। क्योंकि देखिए फिजिकल तौर पर तो हम एक औरत को माँ बना देते हैं, वो बेचारी उसके अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन बाप फाइनेंशियली तौर पर और मेंटली तौर पर वो बाप की उसमें नहीं जा पाता, जो हम स्पेसिफिकली आजकल हमने लड़कों में देखा भी कि वो कमिटमेंट से भागते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही अहम चीज़ की ज़रूरत जो इस वक्त मैं महसूस करती हूँ और जब मैं अपने आसपास उन बच्चों को देखती हूँ जो छोटी उम्रों में शादियाँ कर लेते हैं या थोड़े मैच्योर भी होते हैं, तो वो बच्चों के आने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। मेरा ख्याल है कि हमें ना अब कॉलेज लेवल पे एक नया सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए और वो है पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग पे हमें दीन के हवाले से बात करनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये कि वो कौन से लोग हैं जो शादी करने के काबिल हैं, जो जिस्मानी तौर पर और अक्ली तौर पर बालिग हैं, उनका निकाह हो और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें। फिर हम बच्चों को ये तरबियत दें कि जब आप माँ बनती हैं या जब आप बाप बनते हैं तो वो कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं आपके पार्टनर की तरफ से और आपकी औलाद की तरफ से, और वो फैमिली मेम्बर जो आपके साथ रह रहे हो, स्पेशली पेरेंट्स, कि आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है। अगर हम अपने बच्चों को ये तरबियत देते हैं जो कि घरों में तो नहीं दी जा रही, स्कूल और कॉलेज में ही दे दें, एक सब्जेक्ट ही इंट्रोड्यूस करा दें, तो एटलीस्ट हम एक खूबसूरत माशरे की बुनियाद रख सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लड़के लड़कियां वो नफ्सियाती मसलों से गुजर रही है, मतलब बज़ाहिर तो वो जिंदगी के जो जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं दे आर गोइंग सक्सेसफुल, बट एज अ पर्सन दे आर सो टॉक्सिक एंड दे आर सो इनसिक्योर कि वो कमिटमेंट से भी भागते हैं और वो अपनी मेंटल हेल्थ तो मतलब उनकी क्या होगी, लेकिन वो अगले की मेंटल हेल्थ भी बर्बाद कर देते। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ये भी चेक करना चाहिए कि बच्चे क्या हमारे इस ग्राफ पे भी है कि हम किसी की बेटी को इसके, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो जो बलोगत है ना, वो सिर्फ जो लोग कहते हैं बालिग हो गया बच्चा, भाई आपका जिस्मानी तौर पे बच्चा अगर बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं वो अकली तौर पे भी बालिग है। तो अक्ल का चेक करना जरूरी है। जैसे वो कुरान में है ना कि सूरह निसा में एक आयत का तर्जुमा है, उसका मफहूम मैं आपको बताती हूँ कि जब यतीम बच्चे जो हैं वो बलोगत की यानी अकल की बलोगत पे पहुंच जाएं और समझदारी की बात करने लगे तो तब उनकी दौलत उनके सपोर्ट कर दो। यानी वो लोग जो उनकी बहाली के लिए काम कर रहे होते हैं या उनके सर पर दस्ते शफकत रख लेते हैं, तो उनको ये कहा गया कि उनका माल जिनकी तुम हिफाजत कर रहे हो उस वक्त तक ना देना जब तक वो अकली तौर पर बालिग ना हो जाए। तो जब आपको वो माल और दौलत के हवाले से एक चीज़ बताई जा रही है, तो एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, माल और दौलत से भी बड़ी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम माँ बाप भी ये चीज़ देखें कि बच्चे अकली तौर पर कितने बालिग हैं, समझ है, शऊर है, जिम्मेदारी लेने के काबिल हैं, उसके बाद वो फैसला करें और वो बिठा के पहले उनकी एक पूरी काउंसलिंग करें कि अब तुम एक नए जिंदगी में दाखिल हो रहे हो। इतना खर्चा जो आप कर लेंगे और उसका फायदा भी कुछ भी नहीं होगा, पैसों का नुकसान भी एक अलग बात होगी। बट ये सब आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को पहले बिठा के एक तरह से उनको भी ज़रा जज किया जाए कि आया वो इस काबिल हैं या नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ फरहान अवैस साहिबा मौजूद थे और हम बात कर रहे थे, एक तो जो बहुत ज़्यादा जो एक धूम धड़की और चीज़ें वो सारी ऐड कर दी गई हैं, जो खर्चे बहुत ज़्यादा शादी के इवेंट्स में ऐड कर दिए गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो खर्चे ज़मानत हो सकें आपकी कामयाब शादी के।